Hello dears, welcome back. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस किया था और हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियस के बारे में। हमने देखा था कि न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं, जो हमने उससे सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में देखा था न्यूक्लियस के। फिर हमने न्यूक्लियस के सेकंड लेक्चर में देखा था कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस में डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड हमने उसमें से कुछ कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सो लाइक उसमें लाइक इनर मेम्ब्रेन होती है, उसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। फिर उस पेरीन्यूक्लियर स्पेसेस के बीच में आपके कुछ लाइक एनुलस होते हैं, मतलब इसमें पोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि बायलैटरल मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वही सिर्फ एंट्री कर सकते हैं। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड it is not all about the structure of nucleus actually. It's just part of the structure of nucleus. Now in this lecture we will go ahead, like now we will discuss about the one of the important part of the nucleus, which is a nucleolus. Okay, as I told you, nucleolus is basically is nearby of inner membrane. Okay, like for an example, if this is the inner membrane, so nucleolus found nearby to inner membrane. Okay, for an example, if this is the outer membrane, okay, this is the outer membrane and there is in between of gap, that's a perinuclear space, and no doubt there are some gaps also. Okay, they are called the pore complex. Okay, and this is your outer membrane. Okay, and this is your inner membrane. Clear? And this is your perinuclear space. Okay, मैं इसको short form में लिख देता हूँ. Okay, and this one is your nucleolus. Okay, today we will study about that nucleolus. आज हम इस nucleolus के बारे में ही study करेंगे. Why it is important, what is the function of the nucleolus, that we will study today. Clear? And ये कैसे बनता है और कैसे लाइक उसका फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, वो सब हम स्टडी करेंगे। मैंने बेसिकली आपको नॉर्मली बताया था न्यूक्लियोलस का जो बेसिक फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है राइबोसोम को के लिए इसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो बना के प्रोवाइड करना, जो बेसिकली आरआरएनए ही न्यूक्लियोलस बनाता है। देखिए कैसे एग्जैक्टली आप देखेंगे तो होता क्या है, आपका जो राइबोसोम है ओके, वो होता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन से बनके बना हुआ होता है। ओके, एंड देन फर्दर दिस राइबोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, आपके सेल के अंदर जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोटीन का बनाने के लिए जो फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम होती है। राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है एंड वी नो वेरी वेल कि प्रोटीन कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। फंक्शनल वाइज भी, स्ट्रक्चर वाइज भी, आपके बॉडी के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, तो इस राइबोसोम को बनाने के लिए ओके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आरआरएनए। दैट आरआरएनए इज फॉर्म्ड बाय द इस आरआरएनए दैट इज फॉर्म बाय द दैट न्यूक्लियोलस। आज हम इस न्यूक्लियोलस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियोलस एंड इन दैट न्यूक्लियोलस वी जस्ट स्टडी अबाउट द न्यूक्लियोलस, व्हाट इज द न्यूक्लियोलाई, व्हाट इज द सेट क्रोमोसोम, एंड सेट क्रोमोसोम का फुल फॉर्म होता है साइनो एसिडो थाइमो न्यूक्लियोलिको न्यूक्लियोनिको एसिड। ओके, एंड like next is your structure of nucleus that we'll study today about the nucleolus. Okay, start करें, मैं रब कर देता हूँ। Okay, so my dear friends, first of all the nucleolus, that nucleolus, as I told you, the nucleolus is it's a small nucleus of a cell. जैसे कि आपका न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस is a bigger structure and nucleus is a smaller structure within a nucleus. So you can say that nucleolus is a small nucleus of a cell. Clear? So generally in a cell, okay, generally if you look a cell, okay, there is one nucleus and okay, and
सॉरी, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ओके, this one is a nucleolus. Okay, that smaller structure. So that's a cell. उस सेल का मेजर सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर स्मॉलर स्ट्रक्चर है, दैट्स अ न्यूक्लियोलस। ओके, जनरली सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में अराउंड 4 to 5 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड फर्दर डिपेंड होता है कि उस सेल का मेजर काम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस इज मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरआरएनए। आरआरएनए प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है राइबोसोम, और राइबोसोम इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। इट मींस इनडायरेक्टली आरआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बनाने के लिए आरआरएनए होना बहुत जरूरी है। क्लियर? सो जिस सेल में का काम से प्रोटीन बनाना है वहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस ज्यादा होते हैं। ओके, जनरली एक न्यूक्लियस के अंदर 4 to 5 न्यूक्लियोलस होते हैं, और दैट्स अगर एक पूरा हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द होल like the whole total number of the nucleolus, that is called that's nucleoli. Okay, so nucleolus is a singular and that is a plural word. Okay, that's a singular word and that's a plural words. So now is it clear? Okay, so nucleolus, don't be confused, the nucleolus is found in the nucleus. If there are the number of the nucleolus, so the total number is called the nucleoli. So if that single nucleus is present, if the single nucleus is present, that's called the singular nucleus. If the number of the nucleus are present, that's called the nucleoli, and that's the plural. Okay, it's all about the number of the nucleus. Even I told you, again I'm telling you, the function of the nucleus is the synthesis of the rRNA. Okay, rRNA. Clear? rRNA basically form a ribosome, or further ribosome is responsible for the synthesis of protein. So if rRNA, number of rRNA is a higher, the ribosome will be number of higher, the more amount of protein synthesis take place. So nucleolus का नंबर वहां पे ज्यादा होता है जहां पे ज्यादा होता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। Is this clear? Now, okay, so I think it should be clear. Okay, अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Okay, for one thing more, that nucleolus, that's a nucleolus. Okay, that's a nucleolus is membrane less structure. ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है क्योंकि इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ऑलरेडी न्यूक्लियस होता है, तो इसमें कोई ऐसा कोई उसमें कोई पर्टिकुलर डीएनए नहीं होता है, एंड न्यूक्लियस ही इसको रिस्पॉन्सिबल होता है इसको कवर करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, दैट्स अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि न्यूक्लियोलस बनता कैसे है। अब वो देखिए बनता कैसे, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, मैं जस्ट एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, वो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में ही आपको समझ में आएगा कि ये बनता कैसे है। ओके, ओके, मैं जस्ट अभी कुछ ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसको मैंने ड्रॉ किए हैं, मैं भी स्लोली हर एक पार्ट कवर करूंगा। ओके, आर यू लुकिंग दैट पार्ट? इस क्या नाम क्या है, टोटल आइडिया है आपको क्या है? ये है एक आपका क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, दिस एंड दिस
only this and this are called the arms of a chromosome. They are the arms of a chromosome. ये chromosome की arms है. Okay, and this middle structure, are you looking at that middle structure? Okay, that middle structure is called the centromere and primary construction part. Okay, that's the primary construction part, that's a centromere. So basically this is arm 1 and this is a arm 2 and that is connected by a centromere which is called the primary construction part. And probably आपको ये between दिख रहा होगा, ये होता है DNA. ओके, और आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें दैट्स अ कंडेंस्ड DNA. That's a condensed DNA. Okay, that's a condensed DNA within the arms of the chromosome, within the arms of the chromosome, and that's a centromere. Clear? ये हम डिटेल में और पढ़ेंगे. Now this one, this one, okay, this structure is basically called the trabent or the set. That's one structure जो कि आपके सेकेंड आर्म के लोअर पोर्शन से निकलता है, that is called the trabent or set. अब that's what is a set. Okay, set आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, that's a cyno acid thymonucleonico. Okay, cyno acido thymonucleonico, that's a set. cyno amino thymonucleonico acid. Okay, that's the full form of the set. Okay, exactly what I am trying to say. Why I am drawing it? Because मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे एक न्यूक्लियस बनता है. So basically न्यूक्लियस को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक क्रोमोसोम, एक वो क्रोमोसोम जिसके अंदर आपका वही क्रोमोसोम जिसके अंदर ट्रेबेंट होता है. वो क्रोमोसोम जो कि सेट क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम ही बेसिकली न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो वो सभी क्रोमोसोम जिसके अंदर ट्रेबेंट होता है, जो कि सेकेंडरी आर्म से का एक उभार होता है. ओके, सेकेंडरी आर्म से एक उभार निकलता है जिसको हम ट्रेबेंट या सेट कहते हैं. क्लियर? सो only set chromosome are responsible for the formation of the nucleolus. ठीक है, जो सेट क्रोमोसोम होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि सेकेंडरी आर्म से एक ट्रेबेंट निकलता है, एक उभार निकलता है. इस ट्रेबेंट से एक आपका फर्दर पार्ट निकलता है, दैट्स वन, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंड नेम होता है NOR. NOR, it means nucleolus origin region. Nucleolus origin region, that's the secondary construction, and that is responsible only for the formation of nucleolus. I mean, what happened? Okay, what happened? क्रोमोसोम तो नीचे भी आएगा. Okay, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूं. Now that chromosome it become decondensed. Okay, and then they form that nucleus. Okay, so that portion is called decondensed DNA. Clear? And this one is called that nucleolus. देखिए एक्जैक्टली हुआ क्या स्टोरी थी, मैं टुकड़ों में बताई थी, हम एक से बताता हूँ. देखिए, ऐसे जो क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन पे. देखिए, हर एक क्रोमोसोम के अंदर आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, सेंट्रोमियर होगा, बट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन केवल मिलता है सेट क्रोमोसोम में, क्योंकि इसमें सेट और ट्रेबेंट पार्ट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं. अब उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में जो डीएनए होता है वो डिकंडेंस हो जाता है और बाहर निकल आता है, और बाहर निकाल के एक न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है. दैट्स क्लियर. ये हमने बताया कि न्यूक्लियोलस बनता कैसे, और ये सेट होता है साइने एसिडो थाइमो न्यूक्लियोनिको. ओके,
ये सेट बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है ये थायमिन न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहां तक तो हर क्रोमोसोम में होगा, आर्म फर्स्ट, आर्म 2 एंड सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये सब में होगा। बट कुछ क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम होते हैं जो सेकेंडरी आर्म से बाहर निकल जाता है, जिसको हम सेट कहते हैं। जिस सेट से न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन निकलता है, जिससे कि फर्दर एक न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। दैट्स द होल अबाउट द हाउ द न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन टेक प्लेस। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हुआ न्यूक्लियोलस का कि न्यूक्लियोलस। अब हम इस न्यूक्लियोलस के अंदर जाके देखते हैं कि इस न्यूक्लियोलस में क्या है। ओके, आई विल नॉट टेक so much of time. I will give you this like in some in short. Okay, exactly. इससे जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं एम्स में, डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। नाउ देखिए, नाउ द फर्दर पार्ट बेसिकली होता क्या है कि कैसे एक न्यूक्लियोलस का न्यूक्लियोलस बनता है। देखिए पहली बात, न्यूक्लियोलस जो बना होता है वो आरएनए और प्रोटीन, इसके अलावा आरएनए और प्रोटीन के अलावा न्यूक्लियोलस में कुछ भी नहीं होता। पहली बात अपने माइंड में रखिए, आरएनए और प्रोटीन के अलावा न्यूक्लियोलस में कुछ नहीं होता। मतलब जो डीएनए डिकंडेंस होकर बाहर आता है सेल्स, ओके, जो बाहर आता है वो न्यूक्लियोलस में होता है, डिकंडेंस होकर बाहर आता है, और जो न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है उसमें सिर्फ आरएनए और प्रोटीन होता है। अब न्यूक्लियोलस बनता कैसे? ओके, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो न्यूक्लियोलस जो बनता है डीएनए के डिकंडेंस होने से, उसमें कोई मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, बिकॉज वो क्रोमेटिन के ही आपके जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के डिकंडेंस होने से बनता है। सो बेसिकली उसके अंदर कुछ ही जो पार्ट होता है वो क्रोमेटिन के डिकंडेंस होने से बन रहा है। तो आपके आउटर पोर्शन पे और इंटरनली पोर्शन पे क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो कि क्रोमेटिन मटेरियल आरएनए बनाता है, क्या उसके अंदर कुछ प्रोटीन पार्ट होता है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए सबसे पहले जानिए कि न्यूक्लियोलस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए न्यूक्लियोलस के अगर आप स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट्स द पेरी-न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। ओके, दैट्स द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आउटर पोर्शन जो कि क्रोमोसोम के डिकंडेंसेशन होने से बनता है, वो है पेरी-न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, जो कवरिंग करता है, जो सिर्फ कवर करता है। दिख रहा है आपको ये आउटर पोर्शन, दैट द आउटर पोर्शन, ये है आपका पेरी-न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। और दैट्स नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस, बिकॉज ये सेट क्रोमोसोम का पार्ट है। याद रखिएगा, ये सिर्फ सेट क्रोमोसोम का पार्ट है, न्यूक्लियोलस का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज ओके, आपको नेक्स्ट दिख रहा है दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ओके, दैट्स द इंट्रा। न्यूक्लियर, दैट्स इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। ये इंट्रा न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन होता है, ये जो इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, अगेन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेट क्रोमोसोम। ये सेट क्रोमोसोम का पार्ट है, एंड दैट्स इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आरआरएनए के लिए। यही वो आरआरएनए के बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा इसके अगर आप देखेंगे इन बिटवीन ऑफ दैट, अब जो इसका ये देखिए ये दोनों ही न्यूक्लियोलस का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अब आपका जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट आप देखेंगे, मैं सेम कलर कर देता हूं उसको भी। जो इंटीग्रल पार्ट है जैसे कि एमोफस पार्ट या ओके, एमोर्फस पार्ट के अंदर बेसिकली होता है क्या है कि आपके एमोर्फस पार्ट के अंदर, ठीक है, एमोर्फस पार्ट के अंदर इसको स्पेल आउट सही कर लीजिए एक बार, दैट्स द OUS।
एमोर्फस पार्ट के अंदर एक्चुअली होता है क्या है कि ये एमोर्फस पार्ट इट इज मेड अप ऑफ द आरआरएनए एंड द प्रोटीन। ये आपके आरआरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। ओके, आरआरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। क्लियर हो गया? ये आरआरएनए एंड द प्रोटीन। देखिए आपको जो रिमेनिंग जो पार्ट है एमोर्फस, मतलब इसमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आरआरएनए होता है, प्रोटीन होता है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ये इसका एमोर्फस पार्ट है। ओके, अब आपका आता है तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट होता है फिब्रिल्स। फिब्रिल्स बेसिकली क्या होता है? फिब्रिल्स होते क्या है कि फिब्रिल्स भी अगेन बना हुआ होता है आपका आरआरएनए एंड प्रोटीन से। देखिए एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो ये इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है ये आरआरएनए बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? ये आरआरएनए बनाता है और ये आरआरएनए जो पार्ट होता है ये एमोर्फस के प्रोटीन पार्ट से मिलके बाइंड अप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये एमोर्फस पार्ट के अंदर आरआरएनए क्यों आता है? बिकॉज जो इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल अपना आरआरएनए बना के एमोर्फस पार्ट में डाल देता है। मतलब क्या किया इसने अपना आरआरएनए बनाया और इसने यहाँ पे रिलीज कर दिया। ये देखिए ये क्या है? ये है मान के चलिए आप आपका आरआरएनए, और ये कहां गया? ये रिमेनिंग जो इतना पोर्शन है एमोर्फस के अंदर आ गया। अब ये जो आरआरएनए प्रोटीन के साथ बाइंड अप होता है, फिब्रिल्स बना लेता है। ओके, अब क्या हुआ? ये बाइंड अप हो गए और ऐसे फिब्रिल्स बन गए। ओके, ये फिब्रिल्स बन गए। इसमें क्या हुआ? इसका आरआरएनए और इसका आरआरएनए प्लस प्रोटीन दोनों ने कंबाइन होकर ये फिब्रिल्स बना लिए। ये दिख रहे हैं आपको? ये फिब्रिल्स हो गए। तो ये बन गए फिब्रिल्स, जहां पे आरआरएनए और प्रोटीन कंबाइन होकर बन गए फिब्रिल्स। एमोर्फस पार्ट एंड फिब्रिल्स। देखिए आरआरएनए ने एमोर्फस प्रोटीन के साथ एसोसिएट किया, क्योंकि एमोर्फस में से प्रोटीन होता है और कुछ नहीं होता, जो कि आरआरएनए के एसोसिएट के साथ होकर फिब्रिल्स बनता है। क्लियर हो गया? तो एमोर्फस पार्ट एंड द फिब्रिल्स। ओके, ये पार्ट हो गया आपके इंटीग्रल पार्ट। अब आता है आपका फोर्थ पार्ट फिब्रिल्स पार्ट के अलावा। ओके, जो होता है आपका ग्रेन्यूलर पार्ट। ग्रेन्यूल्स क्या होता है कि इसमें सारे के सारे फिब्रिल्स आपस में कनेक्टेड होके ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, और ग्रेन्यूल्स बनाते हैं मतलब देखिए इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन ने आरआरएनए बनाया जो कि एमोर्फस के प्रोटीन के साथ में एसोसिएट हो गया और जिससे बना फिब्रिल्स बना। उस सारे फिब्रिल एसोसिएट हो गए और ग्रेन्यूल्स बने। एंड दैट ग्रेन्यूल इज अ प्रीकर्सर ऑफ द राइबोसोम। और ये राइबोसोम बेसिकली उनके पोर्स से बाहर होता हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाता है। सो दैट्स अ स्ट्रक्चर कि इसने आरआरएनए बनाया जो कि प्रोटीन के साथ एसोसिएट हुआ, जिससे फिब्रिल्स बने, सारे फिब्रिल्स एसोसिएट होकर ग्रेन्यूल्स बन गए। ओके, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड that's the structure of the nucleolus। तो बेसिकली न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? आरआरएनए का बनाना और आरआरएनए से फर्दर प्रोटीन बनाने में हेल्प करना। दैट्स द बेसिक फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। ओके, आई होप सो कि जो मेरा कंटेंट था आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो इट वाज ओनली अबाउट द न्यूक्लियोलस, जिसमें हमने न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलाई क्या होता है, सेट क्रोमोसोम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस के बारे में देखा। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask us on the open platform, you can ask us on the Quora, even you can ask us on the Facebook page। Okay, as you wish you can ask to us। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में उसी एंथोजम के साथ में। नमस्कार।